हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 19। आज के चैप्टर का नाम है नेहरू जी की बेटी इंदु के नाम पत्र। आज हम एक पत्र लेखन पढ़ेंगे। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को तब लिखा था जब वह केवल 10 वर्ष की थी। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को ये पत्र लिखा था जब वह सिर्फ 10 वर्ष की थी। प्यार से वे उन्हें इंदु पुकारते थे। नेहरू जी ने उन्हें अनेक पत्र लिखे। प्यार से वे अपनी बेटी को इंदु पुकारते थे और वे उन्हें काफी पत्र लिखते थे। उनके ये पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक में संकलित है और ये जो पत्र है वह एक पुस्तक में भी संकलित है। इन पत्रों द्वारा वे अपनी बेटी को विभिन्न प्रकार की जानकारी देते थे। वे पत्र मूल रूप से अंग्रेजों में लिखे गए थे। तो ये जो पत्र है उनकी जो वो अपनी बेटी को पत्रों के द्वारा कई तरह की जानकारी देते थे और ये जो पत्र है वो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे हुए होते थे। इनका हिंदी अनुवाद हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था। तो इसका उपन्यास जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है। प्रस्तुत पत्र उसी पुस्तक का एक अंश है और ये जब हम पत्र पढ़ेंगे वो उसी का अंश है। प्रिय इंदु, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो वो अपनी बेटी को क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब तुम मुझसे इतने प्रश्न करती हो तो मैं उनका जवाब देने के लिए बड़ा प्रयास करता हूं। लेकिन अब जब तुम मेरे से दूर मसूरी और मैं इलाहाबाद में हूं तो हम इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। तो अब मैंने सोचा है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की जो छोटे छोटे देश हैं उस दुनिया में है उसकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया की एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे वो आगे लिखते हैं जो कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा होगा, यानी इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में जो तुमने पढ़ा होगा, लेकिन उसके जो इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा ही है वो। ठीक है, अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल इस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी बारे में जानना ही है तो तुम्हें सिर्फ उसकी जातियों के बारे में भी जानना है, तुम्हें उसका सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ देशों के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे पत्रों में लिखातों में मैं तुम्हें हर चीज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम उसे उतनी ही खुशी से पढ़ो। और तो और वो कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ये जो दुनिया है इसमें जितने लोग हैं ना तुम अपना समझो, ये सभी तुम्हारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो उनके बारे में किताबों में पढ़ा करोगी और जिससे तुम्हें उतना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। यहां तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कई आदमी ना थे। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार जीव ना था। आज जब
यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमी से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि यह समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार जीव नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। आगे वो क्या लिखते हैं कि आज के टाइम पे तो इस दुनिया में बहुत से मनुष्य और जीव जंतु हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब कोई इंसान नहीं था, और उससे पहले वाला समय ऐसा था कि कोई जानवर भी नहीं थे। उससे पहले वाला समय ऐसा था कि कोई लिविंग बींग्स नहीं थे, कोई जीने वाला इंसान जीव नहीं था। तो उस समय पर धरती पर क्या था, इस बारे में किताबों में लिखा हुआ है। और तो और जब उसके बारे में हम आज के टाइम को अगर हम देखेंगे, उस बारे में ख्याल करना भी हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। जब यहाँ कुछ ना था, लेकिन विज्ञान और विद्वानों ने जो ये इन सब चीजों को किताबों में लिखा हुआ है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा है इस समय के बारे में जब ये धरती जो है बहुत गर्म थी और किसी जानदार जीव का यहाँ पे रहना बहुत ही कठिन था। तो हम उन किताबों में पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें इस बारे में पता लग जाएगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो ये नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? तब वो कहते हैं, लेकिन तुम एक विचार करो, उस समय पे जब कोई इंसान ही नहीं था तो लिखने वाला भी कोई नहीं था, तो इसको क्या लिखा? ऐसा लगता है कि सबने बस अपने विचार के हिसाब से एक फेरी टेल्स बना ली, एक परियों की कहानी बनाकर उसे लिख दी। और तो और, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब में से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। वो आगे कहते हैं कि लेकिन ये जो पुरानी हम चीजें देखते आ रहे हैं, जैसे जानवरों की हड्डियां हो गई, और किताबों से भी ज्यादा ये हमें नॉलेज दे सकते हैं। जो हमारी जंगल, नदियां, सितारे, ये सब चीजें ये हमें किताबों से भी ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं और जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानना का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो यहाँ पे वो क्या लिखते हैं कि हम जो नॉलेज है, जो हमें चीजें कैसे पता कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम किसी किताब में पढ़कर ही करें, बल्कि इस प्रकृति को एक किताब समझ के उसको पढ़ना शुरू कर दे तो हम इससे भी नॉलेज ले सकते हैं। जिस तरीके से सोचो, तुमने एक रोड़ा जो कि सड़क पे या पहाड़ों में होता है, उसके बाद उसको देखकर उसकी कहानियां जान जाओ। अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो उसकी कहानी जान सकती हो। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे समय देना पड़ेगा। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद
अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चिकना और चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? अब वो क्या कहता है कि जिस तरीके से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये सब पढ़ने के लिए उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं, उसी तरह तुम्हें प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के अक्षर समझने पड़ेंगे। और तो शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चिकना या चमकीला रोड़ा देखो तो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? क्या वो रोड़ा जो है, चाहे वो पत्थर है, क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? उससे पूछते हैं ये कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया और इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोला चिकना रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर वह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? तो वो कहता है कि क्या वो अपनी कहानी नहीं बताता? अगर तुम वो पत्थर उठाओगे अपने हाथ में कि वो इतना चिकना कैसा, उसके खुरदुरे चीज कहाँ गए, इतने सारे पत्थर अलग अलग तरीके के, तो ये इसका नोकीलापन कहाँ गया, और ये सब ये वो कैसे हुए, कि वो तुम्हें अपनी चीजें जरूर बतलाएगा। अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। वो कहते कि वही, अगर तुम ध्यान से उसे देखो तो वही अपनी कहानी बतलाए कि वह कभी एक पहाड़ हुआ करता था, वह भी उतना ही नोकीला हुआ करता था, और वो किस तरीके से चट्टान से, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, वो अपनी पूरी कहानी बताएगा। शायद वह किसी पहाड़ के दामन से पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वे चिकना सा और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो कहते हैं कि अगर तुम उसे देखोगे, वो अपनी कैसे कहानी बताएगा कि वो एक पहाड़ों में नदियां उसे बहकर लिया, वो छोटी छोटी नदियों से घिसता हुआ आगे बढ़ता रहा, और किस तरीके से वह एक किनारे पे आ पहुंचा, जिसकी वजह से उसकी जो किनारे हैं वे घिस गए और वे चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया और उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हारी इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से तो जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो वो कहता है कि अगर ये रोड़ा यहाँ तक नहीं था तो हो सकता है धीरे धीरे समुद्र में छोटे छोटे कंकड़ जिससे बच्चे खेलते हैं वो बनकर अपने भाइयों से मिल जाता। सोचो, एक छोटा सा रोड़ा अपनी एक कहानी बता सकते हैं, तो अगर हम पहाड़ों और नदी को देखें तो अपनी क्या क्या कहानी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।